नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों के साथ। ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को कम करने की कोशिश। एथेनॉल की कीमत में इजाफा। अगले साल से पेट्रोल में 12% मिश्रण का लक्ष्य। रबी सीजन में उर्वरकों के लिए सरकार ने सब्सिडी को दी मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 51,875 करोड़ रुपए की रियायत। होलंगी स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के नाम से जाना जाएगा। अरुणाचल के लोगों की सूर्य और चंद्रमा के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है नाम। जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। और सरकार ने पेट्रोल में सम्मिश्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित करने की मात्रा को दोगुना करके 20% करने की तैयारी चल रही है। आइए देखते हैं इससे संबंधित यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल की कीमत को बढ़ाकर 65 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर करने का फैसला किया। यह अभी 63 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। सी हेवी शीरे से बनने वाले एथेनॉल की दर 46 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 39 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। इसी तरह बी हेवी शीरे से बनने वाले एथेनॉल की दर 59 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर कर दी गई। गन्ने के रस, चीनी, शुगर सिरप से बनने वाले एथेनॉल की दर 63 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 65 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। और अब बात मंत्रिमंडल के एक और दूसरे फैसले की, जिसमें उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं इससे संबंधित यह रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक पर पोषक तत्व आधारित नई दरों को मंजूरी दे दी है। इससे इन उर्वरकों की लागत अब पहले से घट जाएगी। कैबिनेट ने सब्सिडी के लिए 51,875 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। यह सब्सिडी रबी सीजन 2022-23 के लिए है। उर्वरक और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव को मोटे तौर पर केंद्र सरकार की ओर से वहन किया गया है। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव अरुण सिंघल जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। धन्यवाद। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की कमेटी ने फैसला लिया है उर्वरक सब्सिडी की मंजूरी का, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इसका कैसे किसानों को फायदा होगा, आपका क्या कहना है? पिछले एक साल में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जी, उसमें खाद की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है, बहुत कीमतें बढ़ी हैं। इसके बावजूद जो सरकार है उसका ये दृढ़ निश्चय है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी सब्सिडी देने की ज़रूरत पड़ेगी उतनी सब्सिडी दी जाएगी, बट कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए, ऐसा संकल्प सरकार का है जी। तो पिछले साल जो सब्सिडी दी गई थी, इस साल जो कीमतें बढ़ी उसके कारण लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा सब्सिडी में हो रहा है जी। लेकिन इसके बावजूद ये फैसला लिया गया है कि कीमतें बढ़ेंगी नहीं। किसानों को जो 1350 रुपये की DAP मिल रही थी, 265 रुपये की यूरिया की बोरी मिल रही थी, उन्हीं दामों पर उर्वरक मिलेंगे। और उसके लिए जो भी परिवर्तन करना पड़ेगा सब्सिडी में, जितनी भी बढ़ानी पड़ेगी वो बढ़ाई जाएगी। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो इस रबी के मौसम में
खादों की कीमतें हैं उनका निर्धारण किया गया। ये फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स का आज फैसला हुआ है। इसमें डीएपी, एनपीके, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एसएसपी, इस तरह की खाद आती है, यूरिया इसमें नहीं आती है। जी इनके बारे में फैसला किया गया कि उनके सब्सिडी के रेट क्या होंगे, और उसका नतीजा ये हुआ है कि लगभग 51,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जी केवल फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स पे इस रबी के दौरान दी जाएगी। सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, क्योंकि जी ये निश्चय है सरकार का कि किसानों के लिए दाम बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, दाम नहीं बढ़ने चाहिए। जी अरुण जी, ये बात ठीक है कि सरकार ने सस्ती दर पे उर्वरक किसानों को मिले, इसके लिए तमाम कदम सरकार ने उठाए, लेकिन मैं आपसे ये चीज समझना चाहता हूं, देश के किसान भी समझना चाहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो फर्टिलाइजर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्या वैश्विक कारण है इसके पीछे? कीमतें लगातार बढ़ रही हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। बढ़ी थी और अब इनफैक्ट इस समय थोड़ी सी ढलान पर है। ये अच्छी बात, राहत की हम लोगों के लिए है। जी और कीमतें बढ़ने के पीछे कारण आप देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल कारण होते हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, जी इस तरह के फैक्टर्स रहते हैं, तो इस कारणों से कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। जो सप्लायर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा कीमत मांगें, जिस देश को ज़रूरत हो उससे हम ज़्यादा कीमत ले लें। उसके लिए हम लोगों को ये तैयारी करनी पड़ती है कि हम एक ही देश पे निर्भर ना हों। जी हम कई देशों से ऐसे एग्रीमेंट करें कि हम आपसे फर्टिलाइज़र लेंगे, और अगर एक देश से महंगी मिल रही है तो हम दूसरे देश में जाएं। तो इसको हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन। हमारे जो सोर्सेज हैं जहाँ से हम खाद लाते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत होती है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी बहुत सारी देश की कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बाहर विदेशों में जो माइंस हैं जी जहाँ फास्फोरस होता है, पोटाश होता है, उनमें भी हिस्सेदारी लेने की कोशिश की है। तो ब्रॉड बेस करने का, कई सारे कंट्रीज से आयात करने का प्रयास हम लोग का रहता है, ताकि हम किसी एक देश पे निर्भर ना हो। और इन सब नतीजों का ही ये निकल के आया है सामने कि अब कीमतें थोड़ी सी घटने लगी हैं, जितनी हाई प्राइस पे पहुंच गई थी। उदाहरण के लिए अगर मैं डीएपी की बात करूं तो कुछ दिनों पहले $920 प्रति टन की कीमत हो गई थी। आज वो घट के 720 हो गई थी, 750 के आसपास है। तो जी कीमतें कुछ घटी हैं। इस प्रकार यूरिया भी एक ज़माने में 900 रुपये टन तक पहुंच गई थी। आज यूरिया करीब 655 रुपये टन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। जी तो जो एक सम्मिलित तरीके से बहुत सारे प्रयास किए गए, उन सब का नतीजा ये है कि अब कीमतें थोड़ी सी कम होनी शुरू हुई हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, और अंततोगत्वा तो अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तभी आप समझ सकते जी हैं कि बिल्कुल। आत्मनिर्भर वाला सवाल भी आपसे मैं पूछूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। ये बात ठीक है कि वैश्विक स्तर पे जो परिस्थिति उत्पन्न होती हैं उसका असर कहीं ना कहीं कीमतों पर पड़ता है, कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार होता रहता है। इस समय जो कमी है उसके बावजूद सरकार एक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करती है ताकि किसानों को राहत मिले। लेकिन अरुण जी, मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं कि जो हमारा मंत्रालय है, जो सरकार का मंत्रालय है, सरकार हर बार तमाम कदम उठाती है उर्वरक सब्सिडी के लिए। कौन कौन सी योजनाएं हैं कि किसान को राहत मिले, इसके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और मंत्रालय उनका क्रियान्वयन कैसे कर रहा है? देखिए, किसान को राहत मिले इसके लिए तो सरकार हमेशा कटिबद्ध है। और मैं आपके सामने अगर उदाहरण के तौर पे आंकड़े रखूं जी कि एक बोरी यूरिया कितने की बनती है, आज की तारीख में आप देखेंगे तो लगभग 2,000 रुपये की एक बोरी यूरिया बनती है। उसको 265 रुपये में किसान को उपलब्ध कराया जाता है, और बाकी जितना खर्चा होता है वो सरकार करती है। इसी प्रकार से अगर आप डीएपी की कीमतें देखेंगे, डीएपी की बोरी 1,350 रुपये की बिकती है, जी लेकिन दरअसल उसके ऊपर 2,422 रुपये की सब्सिडी, जो नए रेट अभी निर्धारित हुए हैं उसके हिसाब से 2,422 रुपये की सब्सिडी होगी। यानी 2,422 रुपये सरकार वहन करेगी और 1,350 रुपये किसान वहन करेंगे। जी लगभग 2/3 हिस्सा सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार से बाकी भी जो सारे फर्टिलाइजर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अंश सब्सिडी का दिया जा रहा है, और इसीलिए किया जा रहा है कि किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से खेती कर सकें। तो जहाँ तक किसानों को परेशानी होने की बात है, उसको तो ऑलरेडी सरकार ने टैकल किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो भी तो टैक्स पेयर का पैसा है। तो सरकार अगर ज़्यादा खर्चा करेगी सब्सिडी पे तो किसान भाइयों को नहीं होगा तो किसी और को परेशानी होगी, चूँकि है तो ये सब्सिडी। जी हमें ये प्रयास करने हैं कि हम कम खर्चा कर पाएँ और उसमें अच्छी खेती हमारी हो पाए। फर्टिलाइज़र की यूज़ बैलेंस तरीके से हो, ओवर एप्लीकेशन, ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना डाला जाए,
किसान जो इस्तेमाल करें उसको जितनी मात्रा में उचित है उतनी मात्रा में ही इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ कुछ इनोवेशंस भी हम लोग करें। जी तो सब्सिडी कम करने के लिए बहुत सारे इनोवेशंस सरकार ने पिछले दिनों में किए हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला, जो बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है, वो नैनो यूरिया का एक जी प्रयोग है। तो नैनो यूरिया, अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, एक बोरी यूरिया से करीब 100 शीशी नैनो यूरिया की बनती है, जी और हर शीशी उतनी ही कारगर होती है जितना एक बोरी यूरिया हो। इसका मतलब ये है कि अगर नैनो यूरिया इस्तेमाल करी जाए तो यूरिया की खपत 1/100 हो जाएगी। इसका बहुत लाभ हमें होगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं थोड़ी सी यूरिया, वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। जी जो सब्सिडी पे हम धनराशि खर्च कर रहे हैं वो नहीं करनी पड़ेगी। और किसानों के लिए बड़ा अच्छा है कि आप जाके बजाय इसके कि कई बोरी यूरिया की लेके अपने सर पर रखे या कहीं पे लाद पे लाएं, अगर आप एक छोटी सी शीशी अपने साथ लेके आते हैं और उसको स्प्रे करके आपको उतनी ही उत्पादकता मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए भी है। तो ये जिसको विन विन सोल्यूशन कहते हैं, उस टाइप का सोल्यूशन है कि किसानों के लिए भी अच्छी है, जी देश की अच्छी है कि देश की ऊर्जा की खपत जो बनाने में, आप जानते हैं यूरिया जो है वो गैस से बनती है। जी यूरिया की कीमत का लगभग 80% जो है गैस का खर्चा होता है। तो अगर ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़्यादा गैस खरीद के इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसमें ऊर्जा की खपत होती है। जी तो अगर 1/100 यूरिया की खपत हो जाए, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रेडिकल बदलाव आ जाएगा। हम आत्मनिर्भर तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो खर्चा हमारा हो रहा है, जो किसान भाइयों को तकलीफ हो रही है, वो सब बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसी तरह से इस समय हमने एक प्रयोग किया है नैनो डीएपी बनाने का, जी और नैनो डीएपी के भी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कर रखा है। नैनो डीएपी से भी इसी प्रकार का प्रभाव होगा। और यूरिया बनाने में तो हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हैं। जी हम जो इंपोर्ट करते हैं वो मात्रा छोटी है, लेकिन फास्फोरस और पोटाश की अगर बात करें वो हमारे देश में है नहीं। जी तो उसमें हमें आयात के ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक निर्भर रहना पड़ता है। पोटाश तो कतई नहीं है, तो 100% पोटाश इंपोर्ट होकर आती है, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में भी डीएपी में जैसे लगभग 2/3 इंपोर्ट होकर आती है। तो अगर हमारी नैनो डीएपी कारगर हो गई, उससे बहुत बड़ी बचत पूरे देश के लिए होने वाली है। सब्सिडी का बिल बहुत कटने वाला है जी और बहुत फायदा सबको होगा। देश जी जी यूरिया के क्षेत्र में या फर्टिलाइजर के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भी क्या नए संयंत्र लगाए देश में जा रहे हैं? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार की क्या योजना है? यूरिया के क्षेत्र में अभी 5 संयंत्रों को दोबारा रिवाइव करने का निर्णय सरकार ने लिया था। इस सरकार ने उस पर काम किया है। जी कुछ ऐसे ज़रूर हैं जिनमें निर्णय तो पिछली सरकार में हो गया था, लेकिन कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया जब तक ये सरकार आई। जब से ये सरकार आई है तो 5 संयंत्रों के रिवाइवल के लिए धनराशि दी गई है, धनराशि की उपलब्धता कराई गई है। उसका नतीजा ये है कि रामागुंडम में एक फर्टिलाइजर प्लांट ऑलरेडी यूरिया बनाने लगा है, उसको करीब 1.5 साल हो गया बनाते हुए। गोरखपुर में एक और प्लांट में यूरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है, उसको भी काफ़ी समय हो गया। अब इस समय कल बरौनी में यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया, वो भी रिवाइव हो गया है। और हम लोग को उम्मीद है कि 2-3 दिन में सिंदरी में भी एक कारखाना शुरू हो जाएगा, तो 4 कारखाने शुरू हो जाएंगे। 5वां तालचेर में है, वो कोल गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है उसमें करीब 2 साल और लगेगा। लेकिन 4 संयंत्र चालू हो गए, और इसका फ़ायदा हम लोगों को ये होगा कि अब हमारी यूरिया बनाने की जो क्षमता है जी वो 283 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी, जबकि देश में जो कंजम्पशन यूरिया का होता है वो करीब 350 लाख मीट्रिक टन होता है। तो 350 में से 283 की हमारी क्षमता हो जाएगी, और कुछ हम क्षमता से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। जैसे पिछले साल 30 लाख टन क्षमता से अधिक उत्पादन किया गया, तो अगर हम उसको भी जोड़ लें तो 283 के साथ 30-35 आप और जोड़िए, तो लगभग 315 लाख मीट्रिक टन यूरिया हम बना पाएंगे, जबकि हमारी कुल आवश्यकता 350 लाख मीट्रिक टन की है। जी तो आयात पर निर्भरता हमारी कम हो रही है। 1-2 साल पहले तक हम 97 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमने इंपोर्ट करी थी 2 साल पहले। इस साल घट के हम लोग सोच रहे हैं कि 60 लाख से काम चल जाएगा, और उम्मीद ये है कि नैनो यूरिया भी आ रही है। तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक यूरिया की आयात को हम लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम पूर्णतः आत्मनिर्भर यूरिया के क्षेत्र में हो जाए। जी अरुण जी, मैं नैनो यूरिया के बारे में जरा और जानना चाहूंगा, क्योंकि जो आम दर्शक हमारा है
वो समझ सके, जो आम किसान है, कि नैनो यूरिया, हालांकि किसान जानते होंगे इसके बारे में, आप थोड़ा सा स्पष्ट और करें कि नैनो यूरिया से क्या तात्पर्य है, क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके बनाई गई है, हमारे देश की इजाजत, इसका पेटेंट कराया गया है। मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया जब देखेगी कि भारत ने कितना बड़ा काम किया तो इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ेगी। जी लेकिन मोटे तौर पे ये है कि देखिए, आप यूरिया डालते हैं जब मिट्टी में, तो उसमें से अमोनिया निकलती है और नाइट्रोजन बनती है। बहुत सारा हिस्सा उसका बर्बाद हो जाता है, जो पौधे को नहीं मिलता है, हवा में निकल के उड़ जाता है। और इससे एक तो बर्बादी होती है, दूसरी बात ये होती है कि आवश्यकता से अधिक हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो फाइनेंशियल खर्चा किसान का आता है। नैनो यूरिया जो बनाई गई है, इसमें इसको स्प्रे करना पड़ता है। तो जब पत्तियां निकल आती हैं किसी पौधे में, तब आप उसमें बजाय यूरिया जड़ों में डालें जी या छिड़कें यूरिया, आप नैनो यूरिया का स्प्रे बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। जी और स्प्रे करने के लिए भी व्यवस्था करी गई है। बहुत अच्छे छोटे साइज के स्प्रेयर हमने बैटरी चालित बनाए हैं, जो मात्र 2300 रुपये में मिलता है इफ्को के आउटलेट पर, अगर आप लेंगे जाके। और साथ साथ ड्रोन्स भी विकसित किए गए हैं जो खेत में छिड़काव कर सकते हैं। ड्रोन किराए पे देने की व्यवस्था करी गई है। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था पीएम किसान समृद्धि केंद्र जी, उन पर ये व्यवस्था भी रहेगी कि ड्रोन उपलब्ध रहेंगे। ड्रोन को किराए पे लेके किसान अपने खेत में नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। तो चाहे ड्रोन से करें, चाहे आप छोटा सा स्प्रेयर खरीद लें, या चाहे छोटा सा स्प्रेयर एक व्यक्ति ले ले, वो कई लोगों के खेत में कुछ पैसा लेके छिड़क दे, कई सारी विधियां हो सकती हैं। बट कुल मिला के कि इसको नैनो यूरिया को आप पानी में घोल के और पौधों पे छिड़कते हैं, तो पत्तियों पे से सीधे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है। बहुत कम नाइट्रोजन में काम चल जाता है, बहुत बचत। जी अरुण जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बने, तो क्या मंत्रालय के स्तर पे कुछ अनुसंधान की दृष्टि से भी काम हो रहा है या हुआ है? इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि इफ्को ने अभी नैनो यूरिया बना के पेटेंट करी है, तो जो हमारी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, हम लोग निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं कि रिसर्च करने की आवश्यकता है और रिसर्च करें। तो अनुसंधान दो तरह से हो सकता है, एक हमारे देश में हो, एक बाहर से भी तकनीकें आती हैं, उनको भी हम खुशी खुशी अंगीकृत करते हैं। जी, जैसे यूरिया में से जो अमोनिया निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, उसको इनहिबिट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है विदेशों में, कि उतनी तेजी से अमोनिया नहीं निकलेगी। ऐसा नहीं कि यूरिया सारी की सारी अमोनिया निकल जाए और वेस्ट हो जाए। अगर वो धीमे धीमे निकले तो ज़्यादा पौधे को मिलेगी और कम खाद डालनी पड़ेगी। जी, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये विदेशों में हुई है, इसमें भी हम लोग रुचि ले रहे हैं। हमारी कंपनियां अपना अनुसंधान भी करती हैं, और आज ही सारी कंपनियों से हम लोग की एक मीटिंग हुई, इसमें बात हो रही थी कि हम लोगों को कुछ चेयर स्पॉन्सर करनी चाहिए। खाद के लिए कोई फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी की डिग्री हमारे देश में अभी नहीं है। जी, ये भी हम लोग सोच रहे हैं कि किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, या किसी IIT में, या किसी यूनिवर्सिटी में, या फर्टिलाइजर की एक यूनिवर्सिटी ही बनाएं अलग से, जिसमें खास तौर पे फर्टिलाइजर पर ही पढ़ाई हो, फर्टिलाइजर पर ही रिसर्च हो। तो रिसर्च हो सकती है। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे भी रिसर्च में मदद लेने की बात है, अगर विदेशों से कोई तकनीक आती है उसमें भी। और जो हमारी फर्टिलाइजर कंपनीज की अपनी अपनी लैब्स हैं, जी, उसमें वो खुद भी अनुसंधान कर रहे हैं, जिसका नतीजा आपके सामने नैनो यूरिया के रूप में आया है। तो कई तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह है कि ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें काफ़ी समय में कोई चीज़ निकल के आती है। एकदम तात्कालिक नहीं होता कि आज रिसर्च शुरू करी कल कुछ आ गया। जी, तो समय लगता है, वो समय लगेगा, लेकिन इस तरह प्रयासरत हम लोग हैं। जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो उर्वरक पर सब्सिडी सरकार ने दी है उससे किसानों को फायदा होगा। अरुण जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।